नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन कर रहे थे एचएएल और एनएमडीसी एग्जाम के लिए। तो देखिए अभी तक जितने भी हमने सेट्स कंप्लीट किए हुए हैं इसके, तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जाके प्रीवियस सारे सेट्स को आप लोग देख सकते हैं। और हमने देखिए जीके का जो है पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी हमने तैयार किया हुआ है, जिसमें कि आपको जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके और एक और भी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके हैं जीके से रिलेटेड, तो वो सारा कुछ जो है हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है। जो कि आपका ये जितने भी एग्जामिनेशन अभी आपके होने वाले हैं, जैसे आपका एचएलएल, एनएमडीसी, आरएससीबी या डी ट्रिपल एसबी के लिए, तो सभी के लिए आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग जो है वहाँ से जाके बाय इसको कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो देखिए आज के सेट नंबर 5 का आपका पहला क्वेश्चन है। अब तक हम लोगों ने 4 सेट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो क्वेश्चन देखिए कि कंपाइलर्स कैन डिटेक्ट, तो कंपाइलर जो है तो ये क्या डिटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए दिया आपका सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक एरर या फिर लॉजिकल एरर, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जो कंपाइलर आपका रहता है, तो ये जो है बेसिकली एक तरीके से आपका जैसे एक लैंग्वेज सॉफ्टवेयर आपका रहता है बेसिकली, जो कि सोर्स कोड को जो हम लोग लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, तो उसको जो है ये मशीन कोड में चेंज करता है। मशीन लैंग्वेज में देखिए जो मशीन समझ यानी कि जो कंप्यूटर है वो समझ सकता है। तो कंप्यूटर मेनली समझता है आपका 0 या 1 के फॉर्मेट में, यानी कि बाइनरी नंबर वो अंडरस्टैंड कर सकता है। लेकिन हम जो समझते हैं तो वो तो केवल इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट आपका रहेगा वो हम लोग समझ सकते हैं, जो हमारे रीडेबल फॉर्मेट में रहता है, तो वो रहता है आपका सोर्स कोड में। बट मशीन को समझने के लिए तो उसको जो है मतलब चाहिए बाइनरी नंबर के फॉर्म में। तो कंपाइलर यहाँ पे देखिए एक तरीके से क्या करता है यहाँ पे कि जो हम कोड लिखते हैं यानी कि जो सोर्स कोड हमारा जो रहता है, तो उसको जो कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में। और इसके अलावा एक तो मेन फंक्शन तो इसका है ही, इसके अलावा देखिए जो कंपाइलर आपका रहता है, तो जितने भी सोर्स कोड हम डालते हैं, कोई भी जब मान लीजिए प्रोग्रामिंग जब करते हैं हम लोग, तो उसको जो है पूरा होल सोर्स कोड को एक ही बार में वो रीड करता है और इसके बाद में जो है वो आपको रिजल्ट दिखाता है। और साथ में आपको एरर भी दिखा देता है। जो भी आप परफॉर्म करते हैं प्रोग्रामर, जो भी मतलब उसमें राइट करता है, तो उसके साथ में जितने भी सोर्स कोड रहता है तो उसको एक बार में तो रीड करता ही है, साथ में जितने भी एरर्स रहते हैं आपके, वो एरर आपका वो किसी भी तरह के हो सकते हैं। जैसे कि आपने कोई अगर सिंटैक्स में एरर किया हो, या फिर आपने कोई सिमेंटिक एरर किया हो, या फिर कोई आपने लॉजिकल एरर किया हो, वो चाहे किसी भी टाइप का एरर हो, कंपाइलर जो है तो वो आपको रिजल्ट दिखा देता है वहाँ पे कि कितना एरर है उसमें। तो वो जो है पूरा होल सोर्स कोड को एक ही बार में रीड करता है। तो यहाँ पे कंपाइलर जो है तो ये जैसे आपका कन्वर्ट तो करता ही है, साथ में जितने भी एरर्स रहते हैं तो उन सभी को ये डिटेक्ट कर लेता है यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए सारे आपका हो जाएगा सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक एरर, लॉजिकल एरर। तो ये आपका ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बाकी देखिए सिंटैक्स एरर क्या रहता है कि जैसे सिंटैक्स कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिखने का रहता है, अगर आप उसमें कहीं पे रॉन्ग करेंगे तो वो आपका वहीं पे दिखा देगा। इसके अलावा और भी आपके जो है कि आपका सिमेंटिक एरर भी रहता है, लॉजिकल एरर भी आपका रहता है कि लॉजिकल एरर आपका मान लीजिए कोई भी लॉजिक आपने मिस्टेक किया हो तो वो सारा कुछ यहाँ पे डिटेक्ट करके बता देता है। तो ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आपको जो है इनको भी ध्यान में रखना होगा। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका पूछा था यहाँ से कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि जिसे शॉर्ट में लोग जीएसटी बोलते हैं हम लोग, तो ये जो है अप्रूव हुआ था पार्लियामेंट के अंदर में थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जीएसटी के लिए, तो वो था आपका 101 यानी कि 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो ऑफिशियली इसे बोला जाता था कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट बोला था, जो कि 2016 में इसे पारित की गई थी। और देखिए जो नेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है तो ये कब इफेक्ट में आया था, तो ये आया था 1 जुलाई 2017 से। ये भले ही एक्ट बन गया था आपका 2016 में ही, लेकिन ये जो है इन्फोर्स में आया था 1 जुलाई 2017 से आया हुआ था। तो ये डेट भी आप लोग याद रखना, ये भी आपसे पूछ लिया था कभी कभार। तो कौन सा ये अमेंडमेंट आपका था, तो ये 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हमने लिया हुआ है, जो कि आपका लेटेस्ट के जितने भी हुए हैं वो, और जो इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पे लिया हुआ है। इसमें से आपके में भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए जो 101वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आपका 2017 में इसे लागू किया गया था, तो ये है आपका जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। और उसके बाद देखिए जो 103rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आपका हुआ था, तो ये आपका था 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट मतलब जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो बिलोंग करते हैं, तो उनको 10% रिजर्वेशन देने से था आपका 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और उसके बाद जो आपका है 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है,
तो ये देखिए इसमें बहुत दो प्रोविजंस लाए थे। एक तो आपका था इसमें कि जैसे जो सीट्स था एसटी और एससी का लोकसभा के अंदर में, तो उनको जो है एक्सटेंड करके रखना है, उनका सीट को रिजर्व करके। जैसे जितने भी लोकसभा में या फिर जो स्टेट असेंबली में जो सीट रहती है उनका, तो उनका देखिए जो रिजर्वेशन है सीट्स का, तो वो उनको रिजर्व करके रखा गया था यहाँ पे कि जैसे 70 ईयर्स है उसको करके अब जो 80 ईयर्स तक कर दी गई है। तो ये आपका 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था। और इसके साथ में जो है दो एंग्लो इंडियन जो कि लोकसभा में जो नॉमिनेट किया था इनको, और साथ में स्टेट असेंबली में भी जो एंग्लो इंडियन जो नॉमिनेट किए जाते हैं, तो इसको देखिए रिमूव कर दिया गया था। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी दोनों आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैज व्हाइट ब्लड। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिजम्स है जिसका व्हाइट ब्लड होती है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है लिजर्ड, कॉकरोच, हाउस बग या मॉस्किटो। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज कॉकरोच। तो कॉकरोच देखिए इनमें जो है व्हाइट ब्लड होती है, क्योंकि देखिए कॉकरोच में कोई हीमोग्लोबिन नहीं होती है इनके ब्लड में। क्योंकि देखिए ब्लड का जो कलर रेड आपका रहता है तो वो हीमोग्लोबिन के चलते होती है। हीमोग्लोबिन आप जानते हैं कि उसमें प्राइमरी जो आपका रहता है तो वो आयरन का जो रहता है आपका वहाँ पे, तो इसी के चलते जो है ब्लड का कलर रेड होता है। लेकिन जो कॉकरोच जो रहता है ना, तो कॉकरोच में देखिए उसके अंदर में हीमोग्लोबिन नहीं होती है उसके ब्लड में। तो हीमोग्लोबिन अगर नहीं रहेगा तो उसका जो कलर है तो वो मतलब कि रेड नहीं होता है, वो व्हाइट भी पूरे तरीके से नहीं होता है, मतलब एक तरीके से आपको हल्का फुल्का व्हाइट दिखेगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा आंसर इसका, दैट इज कॉकरोच आपका ये हो जाएगा। और कॉकरोच देखिए इसके अंदर में ब्लड वेसल्स भी नहीं होते हैं यहाँ पे, जैसे मैमल के अंदर में ब्लड वेसल्स रहते हैं लेकिन कॉकरोच के अंदर में नहीं रहते हैं। और इसके साथ में देखिए जो इनका जो ब्लड रहता है कॉकरोच का, तो उसमें जैसे जो ऑक्सीजन जो रहता है ना ब्लड, वो ऑक्सीजन को भी वो कैरी नहीं करते हैं। और मेनली जो इनका जो जो सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है तो वो ओपन टाइप का रहता है, जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का रहता है, लेकिन जो कॉकरोच का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है तो वो ओपन टाइप का रहता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप लोग याद रखना कि किसका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ओपन टाइप का रहता है, तो वो कॉकरोच का रहता है यहाँ पे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एक्सरसाइज शक्ति इज ऑर्गेनाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो देखिए जो एक्सरसाइज शक्ति है तो ये कौन से दो देशों के बीच में ऑर्गेनाइज की जाती है। तो ये देखिए आपका आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इंडिया एंड फ्रांस। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में जो है एक्सरसाइज शक्ति की जाती है। एक्सरसाइज शक्ति देखिए ये जो है 2019 में किया गया था ये इंडिया और फ्रांस के बीच में। तो यहाँ पे देखिए ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो भी इंपॉर्टेंट आपका है, प्रीवियस जो 2 ईयर में कंडक्ट किए गए हैं इंडिया और बाकी जो और कंट्रीज के साथ में, तो लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग इसको याद कर लेना। आपका इसी में से ही एग्जाम में पूछेंगे आपको क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे मतलब जो दिया हुआ एक्सरसाइज का नाम है और कौन से पार्टिसिपेटिंग नेशंस होते हैं इसमें, मेनली देखिए यहाँ पे हमने इंडिया का ही लिया हुआ है, क्योंकि ये रिलेटेड रहेगा तो आपसे पूछेगा, अपने ही देश से रिलेटेड ही रहेगा आपका, पूछेगा एग्जाम में। जैसे इंद्र है आपका एक्सरसाइज है, तो देखिए इंद्र एक्सरसाइज जो है तो ये 2019 में कंडक्ट की गई थी। हालांकि ये जो इंद्र एक्सरसाइज है तो ये रसिया और इंडिया के बीच में होने वाला ये एक्सरसाइज है, ये होते ही रहते हैं। फिर उसके बाद देखिए सूर्य किरण है, तो सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है तो इंडिया और नेपाल के बीच में होती है। फिर देखिए अगला हैंड इन हैंड है, तो हैंड इन हैंड जो है तो ये इंडिया और चाइना के बीच में होती है। मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। फिर उसके बाद देखिए समुद्र शक्ति, तो ये देखिए इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई थी 2019 में समुद्र शक्ति एक्सरसाइज। फिर उसके बाद देखिए शक्ति 2019 में जो हुआ था तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई थी। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका इको वेरिन आपका है, तो कि 2019 में हुआ था, तो ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में हुई थी। फिर उसके बाद देखिए वज्र पहाड़ 10 है, तो ये इंडिया और यूएस के बीच में हुआ था वज्र पहाड़ 10। फिर अगला देखिए मलाबार मिलिट्री एक्सरसाइज जो है, तो ये देखिए जैसे ये एक्सरसाइज हुआ था इंडिया, जापान और अमेरिका के बीच में, बट अब देखिए जो मलाबार एक्सरसाइज है तो अब ये क्वाड मतलब ये बन चुका है, जिसमें कि अब ऑस्ट्रेलिया की भी जो है वो भी पार्टिसिपेट करती है इसमें। फिर उसके बाद देखिए आपका है मैत्री एक्सरसाइज, तो ये देखिए इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है। फिर अगला देखिए अगला है युद्धाभ्यास, तो युद्धाभ्यास एक्सरसाइज जो होती है इंडिया और यूएस के बीच में होती है। वरुण एक्सरसाइज जो होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेथड टू एस्टिमेट द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा वो मेथड है जो हम लोग यूज करते हैं एस्टिमेट करने के लिए पॉवर्टी लाइन को हमारे देश में, एक्चुअली इंडिया की यदि बात करते हैं तो इसमें देखिए दिया आपका इन्वेस्टमेंट मेथड, कैपिटल मेथड, ह्यूमन मेथड या फिर इनकम मेथड। तो देखिए जो पॉवर्टी लाइन को मेजर करने का जो हमारे देश में जो एक तरीका जो होता है, तो वो देखिए हम लोग एस्टिमेट करते हैं यहाँ पे पॉवर्टी लाइन को, तो वो रहता है दैट इज इनकम या फिर कंजप्शन बेसिस पे, इनकम या कंजप्शन लेवल पे हम लोग यहाँ पे पॉवर्टी
मेजर करते हैं हम लोग। अब जाहिर सी बात है कि कौन कितना मतलब किसी पर्सन का कितना इनकम है उसका, या फिर वो कितना कंज्यूम करता है, तो इसके बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि पॉवर्टी लाइन क्या है। अगर मान लीजिए किसी का इनकम अगर बहुत ही ज़्यादा है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो पॉवर्टी हो, मतलब वो तो पॉवर्टी लाइन से एबव ही रहेगा। और जिसकी इनकम बहुत ही कम है, मान लीजिए कि उसके पास इतना ही है कि वो गुजर बसर भी नहीं कर सकता है, तो वो पॉवर्टी लाइन के बिलो ही रहेगा। और अगर मान लीजिए दूसरा तरीका है कंजप्शन बेसिस पे। कंजम्पशन मतलब ये भी रहता है कि आप कितना कंज्यूम करते हैं गुड्स और सर्विसेज का। अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो इसका मतलब है कि आप पॉवर्टी लाइन से एबव है। लेकिन अगर किसी के पास जो मान लीजिए कि जो बेसिक नेसेसिटी है उसको भी कंज्यूम करने के बाद उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास वो कंज्यूम नहीं करता है बेसिक नेसेसिटी का भी, तो इसका मतलब है कि वो जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे है। तो ये दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं बेसिकली अपने कंट्री की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे मेनली हम लोग फोकस करते हैं, मतलब जो रहता है एस्टिमेट करते हैं हम लोग, तो वो है आपका इनकम मेथड से। इसमें इनकम मेथड आपका दिया, अगर आपका मान लीजिए कंजप्शन मेथड भी दिया रहता तो वो भी आप लोग मान सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से ऑप्शन डी यहाँ पे आपका ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि किसी पर्सन का इनकम या कंजप्शन जो है तो वो एक मिनिमम लेवल से अगर वो नीचे हो जाए, एक एक्सेप्टेंस लेवल होता है, मतलब एक मिनिमम लेवल जो जारी किया गया है कि अगर इतना से अगर किसी पर्सन का इनकम अगर कम हो गया तो वो जो है मतलब वो क्या है कि अपना जो है बीपीएल फैमिली के अंदर वो बिलोंग कर सकता है, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन वो आएगा वो। तो ये एक गणना की जाती है बेसिकली देखते हुए किसी पर्सन का इनकम कितना है या फिर कंजप्शन उसका कितना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका इनकम मेथड हो जाएगा। अगर आपका मान लीजिए कंजप्शन भी दिया रहता तो आप उसको भी मार्क कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है तो कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है तो ये इसका एग्जिस्टेंस हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और इसका लोकेशन कहाँ पे? तो ये है आपका न्यू दिल्ली में तिलक मार्ग में। तो ये आप लोग याद रखना इसका जो दिया हुआ है लोकेशन कहाँ पे है। और इम्पोर्टेंट है आपका यहाँ पे ईयर कब इसका एस्टेब्लिशमेंट की गई थी, तो वो है आपका 1950 में। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हु वाज द फाउंडर ऑफ बचपन बचाओ आंदोलन। तो बचपन बचाओ आंदोलन के फाउंडर कौन है? तो इसमें देखिए दिया हुआ मेधा पारेकर, अरुण रॉय, राजेंद्र सिंह या कैलाश सत्यार्थी। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, दैट इज कैलाश सत्यार्थी। तो देखिए जो बचपन बचाओ आंदोलन है तो ये शुरुआत की गई थी इसकी 1980 में। तो बचपन बचाओ आंदोलन देखिए इंडिया का ये सबसे लार्जेस्ट मूवमेंट है जिसमें कि जो चिल्ड्रन जो होते हैं और साथ में जो बच्चे जो काम करते हैं तो उनको प्रोटेक्शन करने के लिए बनाई गई है। और बेसिकली देखिए ये जो है गवर्नमेंट एजेंसी के साथ में ये काम करती है और साथ में जो भी पॉलिसी मेकर्स होते हैं ताकि उस सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाए, मजबूत किया जा सके। तो इसमें देखिए जो कैलाश सत्यार्थी इसके मेन फाउंडर थे। और ये देखिए इनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था मलाला यूसुफजई के साथ में कॉम्बिनेशन में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है, तो आप लोग इसे याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए अगला दिया आपका यहाँ पे कि हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखिए जॉइंट सिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये मेंशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो जब भी देखिए अगर दोनों हाउस का मान लीजिए कि जॉइंट सिटिंग होती है तो उस समय प्रिसाइड कौन करता है, यानी कि उस समय अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। तो इसमें देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दैट इज स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो देखिए जो जॉइंट सिटिंग जो आपका रहता है तो ये एक प्रोविजन आपका रहता है, जैसे मान लीजिए कोई सेशन जो पार्लियामेंट का रहता है, मान लीजिए वो सेशन जो पार्लियामेंट का है अगर वो नहीं रहता है, मान लीजिए कोई भी सेशन नहीं चल रहा हो तो उस दौरान कोई अगर इमरजेंसी कोई मान लीजिए ऐसा चीज हो जो बिल पास करनी हो या फिर कोई भी ऐसा प्रोविजन हो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट सेशन में आए, तो उस समय प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार होती है कि वो ज्वाइंट सिटिंग को वो बुला सकते हैं। तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का जो अधिकार जो होता है तो ये देखिए अब ये प्रेसिडेंट के पास होती है, लेकिन इसका जो प्रिसाइडिंग की जाती है यानी कि जो अध्यक्षता की जाती है तो वो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं तो उनके द्वारा ये की जाती है। तो देखिए जो पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं रहेगी ये तब की जाती है। और सेशन आप जानते हैं पार्लियामेंट का, तो ये जो है आपका यूजुअली एक साल के अंदर में 3 सेशंस होते हैं, जैसे कि आपका पहला होता है बजट सेशन। तो इसका देखिए जो कार्यकाल आपका रहता है मतलब जनवरी से या फरवरी से लेकर आपका मई तक ये चलता है, डिपेंड करता है कि वो पार्लियामेंट के ऊपर में। फिर उसके बाद दूसरा सेशन आपका रहता है मानसून सेशन, जो कि इसका आपका है जुलाई से लेकर अगस्त से सितंबर तक। और एक आपका रहता है तीसरा सेशन विंटर सेशन, जो कि नवंबर से लेकर दिसंबर तक का। तो ये 3 सेशन होते हैं एक साल के अंदर में। तो ये जो है आपका मतलब मिनिमम जो गैप जो आपका होना चाहिए वो 6 मंथ से कम का होना चाहिए, मतलब 6 मंथ से ज़्यादा नहीं गैप होना चाहिए कोई भी सेशन के बीच में। लेकिन अगर मान लीजिए जो बीच का जो सेशन होता है, जैसे मान लीजिए कि बजट सेशन खत्म हुआ और उसके बाद विंटर सेशन ये स्टार्ट होता है जुलाई में,
तो मान लीजिए कि जून में अगर कोई भी इंपॉर्टेंट बिल हो जिसे पास करना हो, तो उस समय तो सेशन में नहीं है पार्लियामेंट, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो ज्वाइंट सिटिंग ये बुला सकते हैं, जो कि ये आर्टिकल नंबर 108 में ये मेंशन की गई है ज्वाइंट सिटिंग का, जिसमें कि दोनों हाउस को बुला सकते हैं यानी कि ज्वाइंट सिटिंग करने के लिए एक साथ, और उस समय बिल को पास किए जा सकते हैं। और इसमें मेनली जो अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, तो वो इसके प्रेसाइड करते हैं ज्वाइंट सिटिंग को, जो कि आर्टिकल नंबर 118 फोर ये मेंशन आपका किया गया हुआ है। तो अभी तक देखिए इतिहास में, मतलब जब से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया हुआ है, तो अभी तक ऐसे 3 ही ऐसे ओकेजन्स आए हुए हैं हमारे पार्लियामेंट के हिस्ट्री में, मतलब जो हमने किए 3 जो ज्वाइंट सेशन हमने बुलाया हुआ है। तो वो कौन कौन सा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहली बार हुआ था मई 1961 में, जो कि डॉरी प्रोहिबिशन बिल जो था 1959 का, इसको पास करने के लिए बुलाई गई थी। दूसरा सेशन हुआ था 1978 में, और इसमें देखिए बैंकिंग सर्विसेज कमीशन जो था, तो इसके लिए था। और तीसरा आपका था 2002 में बुलाई गई थी फॉर पोटा के लिए, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के लिए। तो ये है 3 सेशन, मतलब ज्वाइंट सेशन बुलाए गए थे। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द गुप्तास पीरियड। तो देखिए जो गुप्ता डायनेस्टी चल रहा था, तो उस समय उनका ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी। तो इसमें देखिए दिया हुआ संस्कृत, पाली, हिंदी या प्राकृत। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए दैट इज संस्कृत हो जाएगा। तो संस्कृत जो है, तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज था गुप्ता पीरियड का। और स्कॉलर जो थे इस समय पीरियड के, मतलब जो गुप्ता एज से जो बिलोंग करते थे, उसमें बेसिकली देखिए पहले थे ब्रह्मवीर और दूसरे थे आर्यभट्ट, जो कि ये आपने सुना भी होगा इनके नाम, इनके बारे में। तो ये जो है पहला, मतलब इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ था जीरो का भी, आर्यभट्ट ने जीरो कॉन्सेप्ट दिया था। और इसके साथ में ये भी पोस्टुलेट दिया गया था कि जैसे अर्थ जो है, तो वो जो है सन के अराउंड वो मूव करता है। और इसके साथ में जो सोलर और लूनर इक्लिप्स जो है, तो ये स्टडी किया गया था इन्हीं कार्यकाल के दौरान में किए गए थे। तो इस समय जो लैंग्वेज था, ऑफिशियली जो लैंग्वेज थी उस समय उनका, तो वो है संस्कृत। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका, द स्वर्ण सिंह कमिटी वाज एसोसिएटेड विद। स्वर्ण सिंह कमेटी जो है, तो ये किससे एसोसिएटेड थे। तो इसमें देखिए दिया फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रीएम्बल या प्रेसिडेंट रूल। तो स्वर्ण सिंह कमेटी देखिए ये एसोसिएटेड है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड। तो देखिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो ये सिटीजन्स के लिए बनाई गई थी कि जैसे कोई भी इंडियंस है, मतलब इंडियंस जो भी हैं, तो उनके लिए क्या ड्यूटीज़ होना चाहिए, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ होना चाहिए अपने कंट्री के प्रति। तो उसके लिए जो है ऐड किए गए थे टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली में, लेकिन एक और बाद में ऐड कर दिया गया था, तो इसके चलते टोटल अभी 11 है। तो देखिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज आपके हैं, तो ये जो है आपका ऐड किया गया था बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद। और इसके पीछे देखिए सुझाव जो दिया गया था, रिकमेंडेशन दिया गया था, तो वो सरदार सोन सिंह कमेटी के द्वारा ये दी गई थी। तो टोटल अभी देखिए 11 फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं तो, लेकिन जो ओरिजिनल था, मतलब जो इंक्लूड किए गए थे, तो उस समय ओनली 10 थे, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये बनाए गए थे। लेकिन बाद में देखिए 11 जो फंडामेंटल ड्यूटी है, तो ये इसे ऐड किया गया था बाई 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। तो यहाँ पे टोटल अभी 11 है आपके। अब देखिए जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो इसको देखिए कोई भी, जैसे मान लीजिए इन्फोर्समेंट करने का कोई ये नहीं है, जैसे फंडामेंटल राइट्स है आपका, तो वो जो है इनका इन्फोर्समेंट किया जा सकता है उससे। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज ये पूरी तरीके से ये आपका मान लीजिए कि ये सिटीजन्स के ऊपर में है। और इसका अगर कोई वॉलेशन आपका अगर होता है फंडामेंटल ड्यूटीज का, तो इसके लिए जो है कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ये बस आपका जो है कि मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए एक सिटीजन्स का, तो उसके लिए बेसिस ये बनाई गई थी। तो लिस्ट यहाँ पे आपके दिए हुए फंडामेंटल ड्यूटीज का कि क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं कोई भी सिटीजन्स का, तो ये आर्टिकल 51 में आपका ये मेंशन किया गया है। तो ये आप लोग याद रखना किसमें है, आर्टिकल 51 में मेंशन की गई है। तो जो भी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आपके टोटल 11 है, तो ये सब आप लोग देख लेना है आप एक बार स्टडी करके। जैसे कि दिए हुए टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियाज ऑफ इंस्टीट्यूशन, आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। यानी कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड रहना होगा, उसके जो भी मोरल वैल्यूज है हमें उसे पालन करना होगा, और साथ में अपने नेशनल एंथम और नेशनल जो फ्लैग है तो उसका रिस्पेक्ट करना है। और इसके साथ में दिया हुआ आपका यहाँ पे कि टू चेरिश द नोबल, to cherish and follow the noble ideas that inspired the national struggle for freedom। यानी कि जो नेशनल फ्रीडम हमने, जो नेशनल स्ट्रगल जो हमने किया था फ्रीडम के लिए, तो उसमें जो भी जो नोबल आइडियाज थे, तो वो उसे हम चेरिश करें, उसे फॉलो करें। और इसके साथ में हमारे देश का जो इंटीग्रिटी है, यूनिटी है और सोवेरेनिटी है, तो हम उसे बनाए रखें और उसको प्रोटेक्ट करके रखें। तो ये भी हमारा दायित्व बनता है। और इसके साथ में जो है अपने कंट्री को डिफेंड भी करें, और हम नेशनल सर्विस भी दें जब भी हमें ऐसा ज़रूरत पड़े और लगे कि नेशन को ज़रूरत है, तो हमें तुरंत तैयार होना चाहिए नेशनल सर्विस के लिए।
और इसके अलावा और भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है 5वें नंबर में कि हमें जो है हार्मोनी को प्रमोट करना है और साथ में कॉमन ब्रदरहुड को भी जो है ये स्पिरिट की भावनाओं को भी जो है प्रमोट करना है और इसके साथ में जो है विमेन की डिग्निटी को भी इस्टेब्लिश करना है। और फिर उसके बाद आगे दिया आपका यहाँ पे कि जो रिच हेरिटेज है हमारे कंट्री का और जो कल्चर है हमारे कंट्री का तो उसे हमें वैल्यू देना है और उसको प्रिजर्व करके रखना है। इसके अलावा और भी दिया हुआ है कि जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है जैसे फॉरेस्ट हो गया, लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, तो इन सभी को प्रोटेक्ट करना है और इनको इम्प्रूव भी करना होगा। और इसके साथ में हमें जो है साइंटिफिक टेम्पर और साथ में ह्यूमनिज्म डेवलप करने होंगे। फिर इसके अलावा और भी दिया हुआ है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है हमारा तो उनको हम सेफगार्ड करें और किसी भी वायलेंस में इन्वॉल्व हम ना हो, उसको त्यागे हम लोग। और इसके साथ में हमें जो है हमेशा कोशिश करते रहना है कि हम जो है एक्सीलेंस की तरफ पहुँचे, जिससे कि हमारा देश जो है वो हायर लेवल पे और भी जो अचीवमेंट है, गोल्स है, उसको अचीव कर सके। और ये तो आपके 10 फंडामेंटल ड्यूटीज है और आखिरी में देखिए जो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज आपका है तो इसमें देखिए ये ऐड किया गया था लेटर ऑफ 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के बाद में। तो इसमें देखिए मेंशन किया गया है कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड एंड वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि जो 6 to 14 ईयर्स के बीच में जो एज ग्रुप के जो चाइल्ड है तो उनको जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए एजुकेशन करने के लिए, एजुकेशन के लिए। तो ये है आपका 11th फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इस तरीके से टोटल जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो मेंशन किए गए हैं तो ये तो आपको याद होना चाहिए। आपको किसी में से भी पूछा जा सकता है कि कौन इनमें से फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं सारे ऑप्शंस को। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से देखिए हम आपको आगे भी सेट्स प्रोवाइड करते रहेंगे जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो आप लोग जो है एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग से भी कि वीडियो को शेयर करना प्लीज़ अपने दोस्तों के एवं, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। और जीके का पीडीएफ देखिए हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग जब वहाँ से जाके उसको बाय कर सकते हो और स्टडी आप लोग करते रहिए। हम आपको इंग्लिश का भी बहुत ही जल्द प्रोवाइड कर देंगे पीडीएफ।